नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे किसान मित्र ऐसे हैं, किसान भाई ऐसे हैं, वो रासायनिक खेती से उकता गए हैं। अब रासायनिक खेती से बाहर आना चाहते हैं कि उन्होंने रासायनिक खेती के अच्छे परिणाम भी देख लिए, उत्पादकता में बढ़त भी देख ली, लेकिन आज जो रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव उनके सामने हैं, उससे वो हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। सबसे पहले तो यही है कि रासायनिक खेती के उपाय ने उन पर कर्ज का बोझ डालना शुरू कर दिया है। जब वो रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते थे तो अच्छे संपन्न थे, सुखी थे, परेशान नहीं थे, बीमार भी नहीं थे, परिवार में कोई बीमारी नहीं आती थी, समाज भी स्वस्थ था। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे खेती में रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ता चला गया तो कई तरह की परेशानियां खड़ी होती चली जा गई। 1965 के आसपास जो हमारे हरित क्रांति के जनक कहे गए हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने भारतीय किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर यूरिया और डीपी की एक मात्रा निर्धारित की थी। उन्होंने मात्रा निर्धारित की थी कि यदि यूरिया का प्रयोग करना है तो 1 एकड़ खेत में 10-12 किलो के आसपास यूरिया पर्याप्त है। इसीलिए इसी तरह डीएपी की में फास्फोरस की उन्होंने मात्रा निर्धारित की थी, तो प्रति एकड़ फास्फोरस की 5 से 10 किलो की मात्रा अच्छी पर्याप्त थी और उसका प्रयोग करके हमारे किसान भाई ने अच्छा उससे लाभ भी कमाया। शुरू में उत्पादकता में वृद्धि हुई और यही परिणाम है कि 1950 के आसपास हमारे देश में जो खाद्यान्न का उत्पादन था 50 लाख टन के आसपास था। आज यदि बात की जाए तो 2024-25 के आसपास हमारे खाद्यान्न की उत्पादकता 250 लाख 3.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है। आज हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न है, लेकिन परिस्थिति यही है कि जैसे जैसे खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़ती गई, किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया, क्योंकि किसानों ने अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू कर दिया। रासायनिक खादों ने उत्पादकता में वृद्धि तो अवश्य की, लेकिन उसके दुष्प्रभाव के कारण किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया। किसान कर्जदार होने लगे, हताश होने लगे। साथ ही रासायनिक खादों के सदुपयोग से हमारे खेत की जो मिट्टी है वो भी खराब होती चली गई, वो भी बंजर होती चली गई। हमारी जो खेत की मिट्टी है अपनी भुरभुरापन, अपना जो मुलायमपन है वो खोती चली गई, वो कठोर होती चली गई। अब उसमें पानी ठहरता नहीं, पानी नहीं ठहरता तो हमें हमारे किसानों को अपने फसलों को बचाए रखने के लिए बार बार अधिक मात्रा में सिंचाई करनी पड़ती है। पहले कई फसलें ऐसी थी जिनमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती थी या एक आध सिंचाई की जरूरत पड़ती थी। आज उन्हीं फसलों में 3 से 5 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए सिंचाई की आवश्यकता से एक और बोझ किसानों के ऊपर बढ़ गया। मिट्टी कठोर हो गई, मिट्टी के अंदर जो कई तरह के पोषक तत्व थे उनका असंतुलन हो गया, क्योंकि बार बार अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के सदुपयोग से, यूरिया डीएपी एमओपी के प्रयोग से मिट्टी का पीएच जो है वो असंतुलित हो गया, वो गड़बड़ाने लगा। और पीएच असंतुलन होने से कारण मिट्टी में कई पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन हमारी फसलें इनको पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार सोख नहीं पाती, सदुपयोग नहीं कर पाती हैं। ये समस्या खड़ी हो रही है। इसलिए जब हमारे उसका जो प्रभाव है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो न्यूट्रिएंट्स का जो दुष्प्रभाव है फसलों पर दिखाई देता है, तो किसान मित्र अधिक मात्रा में खादों का प्रयोग करते हैं, या फिर उन्हें बताया जाता है कि इसमें विशेष न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वो लाके देखते हैं, वो अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। या फिर अधिक मात्रा में उस कमी को पूरा करने के लिए यूरिया डीएपी का हमारे किसान मित्र प्रयोग करते हैं, तो उसके दुष्प्रभाव भी दिखाई देने लगते हैं। इससे मिट्टी की जो संरचना में और बदलाव आ रहा है, मिट्टी कठोर हुई है, मिट्टी का पानी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो प्रभावित हुई है। तीसरा, मिट्टी के अंदर जीवांश का अंश होता था, जो मिट्टी की प्राण शक्ति थी, जिसे हम सूक्ष्म जीवाणु की शक्ति कहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु का परिवार कहते हैं, वो लगभग उसके कारण नष्ट होता चला गया, क्योंकि रासायनिक खादों से के प्रभाव से हमारी मिट्टी के अंदर कुछ पीएच असंतुलित होता है, क्षारीयता बढ़ती है या उसकी अम्लीयता बढ़ती है, साथ ही कई तरह के विष विष भी उसमें आ जाते हैं। इनके कारण जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील जीव हैं उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा जब से हमारे देश में रासायनिक खादों की उपयोगिता बढ़ी है, बहुत सारे जीव हमारे खेतों से, हमारे जंगलों से या फिर हमारे जो
हमारे जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां से विलुप्त हो गए। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव तो केंचुआ पड़ा है। केंचुआ हमारी मिट्टी के लिए, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो केंचुआ का अस्तित्व खतरे में आ गया है। आपने मेंढक देखे होंगे, अब मेंढक ही बहुत कम दिखाई देते हैं। इसी तरह तितलियां हैं, भंवरे हैं, गुबरैल हैं, ऐसे कई ऐसे जीव हैं जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब मिट्टी की कठोरता बढ़ी, मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब हुआ, मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव प्रभावित हुए, सिर्फ जीवाणुओं की गतिविधि निष्क्रिय पड़ी, तो मिट्टी के अंदर कई रोगकारक पैथोजेंस पैदा हो गए। उसमें कई तरह के फंगस थे, बैक्टीरिया थे, नेमाटोड्स थे और कई दूसरे रोगकारक थे। तो इनके कारण जो हमारी फसलों में कई तरह के रोगों की शुरुआत हुई, तो रोगों को रोकने के लिए कई तरह की दवाओं का प्रयोग बढ़ता चला गया। इस तरह एक ऐसा सिस्टम चल गया कि हमारी जो फसलें हैं वो विषाक्त होती चली गई। विषाक्तता के कारण भी बहुत सारे जीव अब हमारे आसपास में दिखने को मिलते हैं। खरगोश की संख्या घट गई, मोरों की संख्या घट गई, चिड़ियों की संख्या घट गई, कई तरह के गलहरों की संख्या घट गई। आप देखेंगे कि इतने जीव जंतुओं के की संख्या घटने से उसका प्रभाव भी खेती पे पड़ा है। तो इस सब के कारण बहुत सारे किसान मित्र हैं अब इस दुष्प्रभाव से बाहर आना चाहते हैं और फिर उसी प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं। तो प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी है, लेकिन प्राकृतिक खेती को इतना सहजता से अपनाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी फसलों को कई जैसे हमें अपने लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। हम यदि दिन में 3 बार भोजन करते हैं, एक बार ना करें तो कमजोरी अनुभव करने लगते हैं। 2 दिन यदि हम एक दिन निराहार रख लें, उपवास रख लें, तो शाम तक शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को सक्रिय रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अपने जो क्षति को पूरा करने के लिए, यदि कोई विनाश हमारे शरीर में हो गया है, किसी तरह का नुकसान हो गया है, तो उसकी क्षति पूर्ति के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की नियमित रूप से जरूरत पड़ती है। ठीक इसी प्रकार हम जो फसलें लेते हैं, हम जो साग सब्जियां लेते हैं, हम जो वनस्पति अपने आसपास देखते हैं, उन सबको भी निरंतर पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इसमें 3 पोषक तत्वों की जानकारी तो हम सबको है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, और इन्हें ही हम मूलतः खाद के रूप में अपने खेतों को देते हैं। इनके अभाव में, इनकी कमी में हमारे फसलों की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हम कैल्शियम कह सकते हैं, सल्फर कह सकते हैं, जिंक कह सकते हैं, एल्युमिनियम कह सकते हैं, हम मैग्नीशियम कह सकते हैं, मैग्नीज कह सकते हैं, बोरोन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। इनकी कमी का प्रभाव भी हमारी फसलों को देखना पड़ता है। तो हमें ये तो अपनी फसलों को देने ही देने हैं। यदि मिट्टी से इन्हें हमारी फसलें पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार ग्रहण ना कर पाए, तो उनकी ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है, फसल के उत्पादन में प्रभाव पड़ता है, पैदावार में प्रभाव पड़ता है, हमारी फसलें कई तरह के रोगों से ग्रसित होने लग जाती हैं। तो हम एक और चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस सबसे बाहर आना है, तो इससे बाहर आने का या रासायनिक खादों से मुक्त होने का, मुक्ति होने का कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो इसका एक सबसे अच्छा रास्ता है, वो बार बार मैं कहता हूँ कि हमारे खेत की मिट्टी के लिए जो पशुओं के, प्राणियों के मलमूत्र हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मृत शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्यान्न का जो अंश बच जाता है हमारे रसोई घर में, भोजन, व्यर्थ भोजन बच जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है फसलों के अवशेष। हम जो फसल अपने खेतों में लेते हैं, उसको पूरी तरह से खेतों से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे पोषक चीजें रहती हैं। जो हम फसलों की जड़ें रहती हैं, जड़ें जब मिट्टी में गल जाती हैं, तो कई तरह के जीव रसायनों को मिट्टी में मिलाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये फसलों के अवशेष सूक्ष्म जीवों के आहार के रूप में भी काम होता है। जो जो पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं, पतझड़ में जो उनकी टहनियाँ गिरती हैं, जो दूसरे फसल की वृक्षों के अवशेष गिरते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये मिट्टी में गलते हैं, सड़ते हैं, तो मिट्टी के जीवाश्म में वृद्धि करते हैं। तो इन सब की पूर्ति के लिए कुछ तो चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ, और मेरा अनुभव है, और हजारों सालों से हमारा अनुभव है, कि मिट्टी के लिए सर्वोत्तम जो खाद है, पशुओं के मृत शरीर हैं, मलमूत्र हैं। और यदि इसमें भी हमें देसी गाय के गोबर मिल जाए, देसी गाय का गला सड़ा गोबर मिल जाए, तो सारे पोषक तत्व उसको सहजता से मिट्टी को मिल जाते हैं। मिट्टी की जो उर्वरता है वो अच्छी बनी रहती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने खेतों में आलू की फसल लेना चाहते हैं। मैं आज आलू की फसल का बात करना चाहूंगा। आलू हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में आज हो रहा है। मध्य भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश तो आलू का एक केंद्र ही बन गया है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भी आलू काफी मात्रा में होता है। उधर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यानी कि लगभग देश के 80% राज्यों में आलू की फसल ली जाती है। उत्तर प्रदेश में एक समय आलू के कारण वहाँ के किसान संपन्न हो रहे थे, क्योंकि आलू वो सहजता से हो जाता है। आलू के लिए पहले कुछ करना नहीं पड़ता था। फसल में शुरुआत में यदि आलू बोते हो तो डीएपी लगा दीजिए, 40 दिन 10 दिन के बाद जब वो अंकुरित हो जाए तो उसमें यूरिया देना शुरू कर दीजिए, एमओपी देना शुरू कर दीजिए, सिंचाई करते रहिए। तो उस समय हमारी मिट्टी में पर्याप्त जीवांश होता था, पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन थे, तो यूरिया, डीएपी और एमओपी से काफी अच्छा काम किया जाता था। और उस समय 2-3 रुपए केजी के आसपास आलू बिकता था। 5-10 रुपए में तो एक धड़ी आलू आ जाता था। उससे भी किसानों को अच्छी आय हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आलू की उत्पादकता बढ़ती गई, किसान अपने खेतों में अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते रहे। उससे उनकी मिट्टी में जो जीवांश था, जो ऑर्गेनिक कार्बन था, वो समाप्त होता चला गया, क्योंकि उन्होंने अपने खेतों में गाय जो गोबर की खाद है, फसल के जीवा जो अवशेष हैं, उनको डालना बंद कर दिया। इससे कुछ वर्ष तो अच्छी उत्पादकता किसानों को मिली, लेकिन बाद में उत्पादकता घटती चली गई और आलू में कई तरह के रोग शुरू हो गए हैं। तो अब वो एक ऐसे चक्कर में इसीलिए आप देखोगे उत्तर प्रदेश के करीब करीब 25% क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ आलू किसानों ने लगाना छोड़ दिया है। लेकिन आज भी हम यदि युक्ति से काम लें, कुछ समझ से काम लें, तो आलू को बिना रासायनिक खादों के प्रयोग या कम से कम रासायनिक खादों के प्रयोग से हम अच्छी उपज ले सकते हैं। उसके करना क्या है? सामान्यतः आलू की फसल जो हम लेते हैं तो 1 एकड़ खेत के हिसाब से 50 से 70 किलो के आसपास नाइट्रोजन या यूरिया की जरूरत पड़ती है। करीब 25 से 30 किलो के आसपास फास्फोरस की जरूरत पड़ती है और डीएपी के रूप में फास्फोरस बुवाई के समय दे देते हैं। हाँ, आलू की फसल में पोटेशियम की आवश्यकता थोड़ी ज्यादा पड़ती है। तो पोटेशियम के रूप में, एमओपी के रूप में हम अपने पर एकड़ आलू के लिए 50 से 70 किलो के आसपास एमओपी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा आलू की फसल के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना आलू का जो कंद है, आलू का जो तना है, वो पूरा आकार ग्रहण नहीं कर पाता है। इसके अलावा कुछ दूसरे पोषक तत्व है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी कमी के कारण आलू में कई तरह के रोग हो जाते हैं। हाँ, आलू की बुवाई कब करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कितना खाद प्रयोग करना है, कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, सल्फर, कैल्शियम देना है, इसका निर्धारण हम मिट्टी की जांच से करा सकते हैं। तो मेरा ये समझ आपके लिए ये है कि यदि आप आलू की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मिट्टी की जांच कराएं। और जैसे ही हमारे उत्तर भारत में कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष हो गया, श्राद्ध पक्षियों की शुरुआत के साथ में उसके आसपास आप अपनी जमीन में आलू की बुवाई शुरू कर दीजिए। उस समय मध्य भारत का जो तापमान है बड़ा अच्छा रहता है। बरसात की समाप्ति लगभग हो रही होती है, मिट्टी में पर्याप्त नमी होती है और तापमान भी 15 से 20 डिग्री के आसपास होता है। ये स्थितियां आलू की फसल के लिए सर्वोत्तम है। यदि आप लेट होंगे तो तापमान फिर थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा और तापमान के साथ में जो नमी है मिट्टी की वो घटनी शुरू हो जाएगी। तो आप श्राद्ध पक्ष के आसपास यदि आलू की बुवाई, मध्य भारत की बात कर रहा हूँ, यदि कर देंगे तो आप अच्छी उत्पादकता ले पाएंगे। और आपने यदि रासायनिक खाद का प्रयोग छोड़ना है तो शुरू में मत कम पूरी तरह से मत छोड़ो। हाँ, मैं ये कहूंगा शुरू में आप एक काम करिए कि बुवाई से पहले आलू के खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 15 टन के आसपास, 15 टन के आसपास यदि आपके पास गला सड़ा गोबर का खाद है तो उसमें डाल दीजिए। खाद में, गोबर की खाद के साथ में यदि आप चाहें तो ट्राइकोडर्मा, माइक्रो राजा भी मिक्स करके डाल सकते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है वो मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ, या फिर कभी अलग से इस पर वीडियो डालूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं। तो आप उसमें कुछ मात्रा में ट्राइकोडर्मा और माइक्रोराइजम डाल सकते हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर जो रोग पैथोजन पैदा हुए हैं, मिट्टी के अंदर जो रोग कारक पैदा हो गए हैं, चाहे उसमें फंगस हो, निमेटोड्स हो या दूसरे हो, उनसे बचाव हो सके। अन्यथा मिट्टी में बार बार आलू की फसल लेते रहते से कई तरह के पैथोजन पैदा हो गए हैं, तो वो आपको आगे तक करेंगे। आपका अंकुरण सही होगा,
अच्छी पौध निकलेगी, लेकिन देखेंगे कि उसमें कुछ समय के बाद अर्ली ब्लॉट नाम की रोग हो जाता है। उसके कारण कम से कम 25% आलू की फसल मर जाती है, या लेट ब्लाइट रोग हो जाता है। उसके कारण तो 70% आलू आलू की फसल मर जाती है। आप जैसे ये रोग के लक्षण दिखाएंगे, आपको कई बार दवाओं की छिड़कनी पड़नी पड़ेगी। तो मेरा सुझाव है कि आप आलू की फसल लगाने से पहले अपने खेतों में 10-15 टन के आसपास गोबर का गला सड़ा खाद मिल जाए, वो मिला दीजिए। और गोबर में यदि आप ट्राइकोडर्मा या माइकोराइजा भी मिला देंगे, तो इससे आपको अतिरिक्त लाभ होगा। यदि आप इन सबसे झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, तो मेरा तो सुझाव है कि गोबर संपूर्ण, जिसे हमने एक प्रयोग के रूप में निर्मित किया है, आप उसकी ट्रायल करके देखिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये हमारा गोबर धन संपूर्ण है। बहुत नाम मात्र का है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि यदि किसी ने इसका प्रयोग करना है, इसको ट्रायल करना है, तो आप मेरे यहाँ से निःशुल्क मात्र इसका खर्चा है, जो कुरियर चार्ज है, वो भेज के मंगा सकते हैं। तो एक आध क्यारी के लिए तो मैं निःशुल्क भेजता हूँ, उसमें ट्रायल करके देखिए। ये गोबर व संपूर्ण गोबर की घास, गोबर की घनसत्व से, गोबर की राख से, गौमूत्र के कंसंट्रेट पाउडर से, जिसे हम गौमूत्र क्षार कहते हैं, वो से तैयार किया है। बहुत अद्भुत है। इसमें कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है, वो सामान्य जड़ी बूटियां जिसे हम स्वयं में प्रयोग करते हैं, कई कई तरह से अपने और दूसरे चीजों के लिए काम आते हैं। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिर 15-20 टन के आसपास गोबर की खाद की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि 2 टन मिल जाए, 1 टन मिल जाए, 4 क्विंटल मिल जाए, वो सफिशियंट है। तो आप इसका 1 किलो, 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ, तो आप 1 एकड़ खेत में आलू की फसल जब आपकी लग जाती है, और 10 से 12 दिन की जब उसकी पौध अंकुरण की प्रक्रिया हो, या पौध निकल आए, उस पर पहली पत्तियां निकलनी शुरू हो जाए, तब आप पहली सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के साथ में ये 1 किलो के आसपास 20-25 लीटर, 50 लीटर ड्रम लीजिए, पानी मिक्स करिए, गोबर भस्म संपूर्ण को उसमें मिक्स कर लीजिए, और 2-3 घंटे, 4 घंटे आप उसको मिले रहने दीजिए। फिर आप पानी आलू में देते हैं तो उसके साथ इसको दे दीजिए। इसके बाद जब भी आप दोबारा पानी देंगे, तो उसमें से ऐसा ही गोबर भर संपूर्ण दोबारा 250, 300, 400 ग्राम के आसपास, ज्यादा से ज्यादा 400 ग्राम, 250 ग्राम सफिशियंट है। आप उसी तरह से 20-25 लीटर पानी में घोलिए, और आप जिस तरह से आप सिंचाई दे रहे हैं, चाहे फील्ड एरीगेशन कर रहे हैं, आप फुब्बारे से दे रहे हैं, ड्रिप एरीगेशन कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप करते हैं, उस तरह से इसका प्रयोग करते रहिए। आप चाहें तो उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे पोषक तत्व हैं, वो सारी आवश्यक रसायन इसमें हैं, जो हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप 1-2 बार इसका प्रयोग अपने खेतों में कर लेते हैं, तो जो आलू की ग्रोथ थी, वो नाटकीय रूप से आपको दिखाई देने लग जाती है। पत्तियां ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, उनका रंग गाढ़ा हो जाएगा, पत्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, वो अच्छी ग्रोथ लेंगी। कि पत्तियां जितनी हरी होंगी, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया होंगी। वो ऐसा समय है जो श्राद्ध पक्ष के बाद का अक्टूबर-नवंबर का महीना है। वहाँ 7-8 घंटे के आसपास धूप रहती है, और धूप हमारे फसल पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धूप में ही पौधे, चाहे वो आलू हो या दूसरी फसलें, अपना भोजन निर्मित करते हैं। धूप की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हमारी वनस्पतियां, हमारी फसलें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं, और अपना भोजन बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट और दूसरी चीजों का निर्माण करती हैं, और वही स्टार्च के रूप में, आलू के रूप में संचित होता है। वो आलू का साइज बढ़ जाता है। तो आप गोबर धन संपूर्ण की मदद से आप रासायनिक खादों की निर्भरता से मुक्त हो सकते हैं। एक चीज और भी है, जैसे ही आप इस गोबर धन संपूर्ण का प्रयोग करते हैं, मिट्टी की संरचना बदलाव वहां शुरू हो जाता है। जो मिट्टी अभी तक बंजरता की तरफ बढ़ती थी, उसका पीएच डिस्टर्ब हो गया था, हार्डनेस आ गई थी, पानी की होल्डिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हो रही थी, ये सब बदलने शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जब आप 2-4 बार इस गोबर भर संपूर्ण का प्रयोग गोबर की खाद के साथ में या दूसरी फसल अवशेष के साथ में करते हैं, तो आप देखेंगे कि अगली जब भी बरसात की ऋतु आएगी, मौसम में जब भी बरसात का मौसम आएगा, आपके खेत में अचानक केंचुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। कई तरह की जो सूक्ष्म जीव या कीट पतंग आपके
खेत से गायब हो गए हैं, आपके आसपास से विलुप्त हो गए हैं, वो भी अनायास आ जाएंगे। तो इसकी बहुत सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा इस पर नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि इसका प्रयोग ना करें तो फिर वो गोबर की गली सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी उपयोगी है। इसके अलावा आप गौमूत्र का प्रयोग भी, जो आप अब आलू की फसल में पानी देते हैं उसके साथ करते रहिए। गोबर के मूत्र में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं, और गोबर की राख है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत न केवल पोषक तत्व रहते हैं, बल्कि ऐसे जीव रसायन भी उसमें हैं जो आपकी मिट्टी में रोग कारक जो फंगस हैं उनकी सक्रियता को रोकते हैं। तो आपकी फसलों में, आपके आलू में जो रोग लगने का खतरा है वो भी घट जाता है। लेकिन इतने तामझाम में आप नहीं पड़ना चाहते, आप उस प्रयोग को कर सकते हैं। आप गड्ढा खोद लीजिए अपने घर में, गोबर खाद संपूर्ण तैयार कर लीजिए, वो मैं प्रयोग अगली बार बताऊंगा। लेकिन आप इसका प्रयोग करके देखिए, नाम मात्र का खर्चा है, खर्चा भी नहीं है। आप ग्वालियर आके मेरे से निःशुल्क ले जा सकते हो, मैं 200 ग्राम तक निःशुल्क देता हूँ। 200 ग्राम आप अपने खेतों में इसका प्रयोग करके देखिए। आप जब संतुष्ट हो, आपके ग्रोथ में, आपकी रासायनिक खादों की उपयुक्त में कमी आए, जो मैं कहता हूँ वैसे परिणाम मिले, फिर हम आगे बात करते रहेंगे। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप निश्चित रूप से रासायनिक खादों के भंवर जाल से बाहर आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी